अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको याद होगा कल हम लोगों ने पढ़े थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे पढ़े जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको बताई थी ह्यूमन के बारे में, हेल्थ के बारे में और डिजीज के बारे में। इन सारे टॉपिक्स को हमने जो है थोड़ा सा एलोबरेट किया था और क्या डेफिनेशन है उसको सीखा था। ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करिए क्या है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन WHO ने जो है एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है जिसे आपको याद करना है और मेमोराइज करना है और आगे की लाइफ के लिए उसको यूज करना है। What is the definition given by WHO for health is health is a complete state of physical, mental and social well-being of a person and not merely an absence of disease or infirmity. ठीक है, तो क्या कहते हैं WHO कहते हैं कि हेल्थ जो है वो एक कंप्लीट स्टेट है या एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशली वो वेलबीइंग हो, सिर्फ डिजीज ना होना या इंफॉर्मिटी का ना होना जो है हेल्दी नहीं कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा कि हेल्थ क्या है। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था डिजीज क्या है, तो इस के आगे दिस से लग जाना इज डिजीज। मींस कोई भी चीज स्मूथली चलते चलते उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाएं, आइदर फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो, उस ईज को, उस स्मूथनेस को थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आना डिजीज कहलाता है। ठीक है, फिर हमने और बहुत सारी चीजों की पढ़ाई की थी, जैसे हमने पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में। याद करिए इम्यूनिटी यानी क्या। इम्यूनिटी का इन जनरल मीनिंग होता है फ्रीडम। रिमेंबर करिए इम्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी आपकी बॉडी फ्रीडम हो या आपकी बॉडी को फ्रीडम मिले, आपकी बॉडी फ्री हो डिजीजेस से, इंफॉर्मिटीज से या डिसऑर्डर्स से या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स से। ठीक है, समझ रहे हैं, उसके फंक्शनल या एनाटॉमिकल कोई भी प्रॉब्लम से फ्री होना के सेंस में इम्यूनिटी को यूज किया जाता है। फिर हमने पढ़ाई की थी इम्यूनोलॉजी के बारे में, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। इट इज अ सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिविजुअल्स को या पर्सन को या आपको, मुझे, सारी कम्युनिटी को बीमारियों से लड़ने से या बीमारियों से कैसे बचाता है वो हमने आगे पढ़ाई करना है। और इसका काम क्या है, बीमारियों से बचाना, आपको हेल्दी रखना। इन जनरल अगर मैं कहूँ तो आपको हेल्दी रखने के पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है जिसे कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, यही सारी पढ़ाई की थी। फिर हमने पढ़ाई की थी कि इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, इनबॉर्न इम्यूनिटी। रिमेंबर करिए, याद करिए, कल हमने इननेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाई की थी। इम्यूनिटी के बारे में याद करिए कि इम्यूनिटी दो तरह से होती है, एक होती है इननेट, ठीक है, और दूसरी होती है अक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी इसे इनबॉर्न भी कहते हैं। इनबॉर्न, बॉर्न, आप पैदा हुए, आपके साथ एक इम्यूनिटी पैदा हुई, आपको इम्यूनिटी मिली है पैदा होने के साथ साथ जो आपको हेल्प कर रही है सर्वाइवल के लिए, डिजीजेस से बचाने के लिए, उसे कहेंगे इनबॉर्न इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर स्पेसिफिसिटी नहीं, यानी इन जनरल ये आपको बचाएगी लेकिन स्पेसिफिक दुश्मन के खिलाफ काम नहीं करेगी। स्पेसिफिक दुश्मन के खिलाफ काम करने के लिए आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हेल्प लेनी होगी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी में बहुत सारे जो है सबटाइप्स दिए गए हैं। एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको समझाया गया है कि इननेट इम्यूनिटी कैसे काम करती है, जिसका फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी स्किन के बारे में। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज अ शील्ड, एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड है जो आपको आपके क्रिएटर ने, मेरे अल्लाह ने जो है बचाने के लिए दिया है। ठीक है, स्किन के बारे में पढ़ाई की थी हमने। स्किन पे स्वेट एंड सीबम, रिमेंबर, स्वेट पसीना,
सीबम ऑयल जो आता है फेस पे, सीबम इज सिक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट इज सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड। स्किन में स्वेट और सीबम। और हमने पढ़ाई की थी म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। पहले हमने स्किन पढ़ा, फिर हमने म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ा था। म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, आपके नोज का मेम्ब्रेन, आपके हलक का, फेरिंग्स का, लैरिंक्स का, ट्रैकिया का, ये सारी चीजें आपको कैसे बचाती हैं, इसके बारे में हमने कल थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था जो है, बताइए, HCl के बारे में, फ्लशिंग ऑफ द यूरिन के बारे में। ये सब आपने रिकॉइल करना है ताकि हम आगे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल का पार्ट, ठीक, ये हमारा कल का पार्ट है। आज हमने आगे पढ़ाई करना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, acquired, the word itself defines। देखिए बायोलॉजी में एक बहुत ही अच्छी प्रिटी चीज ये है कि जब आप टर्म्स समझने लगेंगे या वर्ड्स को समझने लगेंगे तो आपको आगे डिटेल पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। acquired immunity, acquire कर लेना, अडैप्ट कर लेना। जैसे आपको पता है कि कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं उतने ठंडे क्लाइमेट में भी सूटेबल हैं, बिकॉज उनकी बॉडी ने अडैप्ट कर ली है, अक्वायर कर ली है वो क्लाइमेट को, उस टेम्परेचर को। वैसे ही जब इंडिविजुअल आगे बढ़ता है, लाइफ के स्टेजेस को पार करता है, जैसे आप पहले छोटे बच्चे थे, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, चाइल्डहुड में आए, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कूल, अभी आप कॉलेज में आ गए हैं, ठीक है, एडोलेसेंस तक का आ गए ना। जैसे स्टेजेस पार हो रहे हैं, आप लाइफ में चीजें अडैप्ट कर रहे हैं। इस अडैप्टेशन को, इस एक्वायर करने को जो है एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। एक्वायर इम्यूनिटी को अडैप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं और एक और चीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये ही इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। आप जब आगे लर्न करते हैं या आगे पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन आगे लाइफ स्टेजेस में अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को अडेप्ट करता है, या फिर यूं कहिए कि अपने आप को बचाने की नई नई चीजें सीखता है, ठीक है। और इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज आता है। एंटीबॉडीज रिमेंबर करिए, कल हमने दो टर्म सीखा था, एक था एंटीजन और एक एंटीबॉडी। व्हाट आर द एंटीजेंस, चलिए बताइए। आपको सोचना है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ तो ये मत सोचिए कि ये तो एक वीडियो लेक्चर है, कौन सा मैंने सुन लेना है आपका आंसर। प्लीज अपने ब्रेन पे थोड़ा सा जोर दीजिए और सोचिए एंटीजन क्या है। चलिए रिमेंबर करिए, व्हाट इज एंटीजन। मेरे ख्याल से एंटीजन के बारे में मैंने आपको बताई कि कोई भी ऐसी फॉरेन चीज, फॉरेन मटेरियल, बॉडी के बाहर का कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि जब वो बॉडी में जाए तो वो इम्यूनिटी सिस्टम को अलार्म कर दे या जगा दे, ठीक है। इजी लैंग्वेज में मैंने आपसे कहा है आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, बिकॉज आपको पेपर में एमसीक्यूज में वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एंटीजेंस, these are any foreign materials which has the capability to stimulate the immunity system or stimulate the antibodies formation, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एंटीजन। और what are the antibodies? एंटीबॉडीज ये एक ऐसी चीजें हैं जो बॉडी बनाती है, आपकी बॉडी, एक इंडिविजुअल की बॉडी बनाती है अगेंस्ट द एंटीजन, या फिर ये कहिए कि जो बॉडी में दुश्मन आए हैं, जो भी खराब चीजें गई हैं या बीमारी गई है, उसके अगेंस्ट में आपका प्रोटेक्टिव मेजर क्या है, वो एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। तो इस इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ,
what we call acquired immunity. It involves formation of antibody. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द acquired immunity. देखिए, जब भी आप कोई नया टर्म सीखते हैं या आप कोई न्यू चीज को डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए फीचर्स. ये तो आपके लिए बहुत ही इजी है. रिमेंबर करिए, आप डेली जब भी मोबाइल देखते हैं, कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ, उसमें पहली चीज आती है फीचर्स. ठीक है, तभी तो आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 11 मैक्स प्रो, पता नहीं क्या 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 है, वो सारे फीचर्स के बेसिस पे एक दूसरे से अलग होते हैं. तो इस इम्यूनिटी के, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स क्या हैं वो हमने सीखना है. ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैं आपसे इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. देखिए, आपको जो भी क्वेश्चंस हो, डिफिकल्टीज हो, आप नीचे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. ठीक है, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी वी विल लर्न. तो इसके फीचर्स होते हैं, पहला फीचर होता है स्पेसिफिसिटी. समझ रहे हैं, स्पेसिफिसिटी. दूसरा है डाइवर्सिटी. तीसरा डिस्क्रिमिनेशन. Between self and non-self. और चौथा मेमोरी. तो बच्चों, फीचर्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको 4 पॉइंट्स या फिर 4 फीचर्स याद रखने हैं. क्या है 4 फीचर्स, वो आपने याद करना है. सबसे पहला फीचर है स्पेसिफिसिटी, यानी ये इम्यूनिटी बहुत ही स्पेसिफिक होगी. जैसे मैं इन सिंपल वे आपसे कहूं कि आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया गया है जो AK-47 से मरता है, तो आपकी बॉडी सारी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेगी, तोप का इस्तेमाल, बम का इस्तेमाल नहीं करेगी, डायरेक्टली AK-47 निकालेगी और उसको उड़ा देगी. ठीक है, ये है स्पेसिफिसिटी. दूसरा है डाइवर्सिटी. अब आप कहेंगे कि स्पेसिफिसिटी भी है, डाइवर्सिटी भी है. डाइवर्सिटी मींस इट कवर्स लार्ज या फिर क्वांटिटेटिवली ये बहुत सारे बड़े बैकग्राउंड पे काम करती है. आप ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी में जो है सिर्फ AK-47 वाले बैक्टीरिया जाएंगे तो ही काम. अगर आपकी बॉडी में छोटा सा वायरस जाता है जो एक छोटे पिन चुभाने से मरेगा, तो आपकी बॉडी वो भी प्रोड्यूस कर सकती है. मैं बहुत ही जनरल एग्जांपल यूज कर रही हूँ, आपको जो है ये पिन और गन वगैरह जो है इजी वे में समझाने के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, स्पेसिफिसिटी. आप देखिए, जो ताले होते हैं, लॉक्स, हर लॉक की बहुत स्पेसिफिकली बनी होती है. ठीक है, की बराबर है तो लॉक खुल जाएगा. सेम हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन या ऑर्गेनिज्म गया है उसके अगेंस्ट एकदम स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी, ना ज्यादा ना कम कि चलो सब दे दो कोई ना कोई काम कर देगा, ऐसे नहीं. जो बैक्टीरिया गया उसके अगेंस्ट एक सिंगल एंटीबॉडी बनेगी जो उस बैक्टीरिया को या वायरस, पैथोजन को खत्म कर देगी और हम लोगों को फ्रीडम देगी. इम्यूनिटी का काम क्या है? फ्रीडम देना, बीमारी से बचाना. ठीक है, दूसरा है डाइवर्सिटी. जैसे मैंने आपसे कहा, इट कवर्स लार्ज पैरामीटर्स. ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स लेवल पे काम करती है. तीसरा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप आगे लाइफ में जब जाते हैं, जैसे मैं जैसे भी फील्ड पे काम कर रही हूँ, आप भी जब आगे काम करेंगे या आगे आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का. जैसे आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया गया, एक दुश्मन अंदर गया है जिसने जो अंदर जाके हमला कर दिया, अटैक कर दिया.
बॉडी में अलार्म हो गया है कि इस दुश्मन से लड़ना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वहां जाती है मारने के लिए। तो स्पेसिफिसिटी से उसने देख ली कि ये AK-47 से मरेगा, AK-47 बन भी गई बॉडी में और सीधा उसने बैक्टीरिया को मार दिया। लेकिन क्या हो अगर वो एंटीबॉडीज जो बॉडी में बने हैं वो बैक्टीरिया के साथ साथ अंदर बॉडी के सेल्स को मारने लग जाए, तब क्या होगा बताइए? तो इट इज अ वेरी बिग डिस्ट्रक्शन। इसलिए अल्लाह ने उसको या आपके क्रिएटर ने, अल्लाह ने जो है उसको इतनी समझ दी है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि ये मेरी बॉडी का सेल है, दिस इज सेल्फ एंड दिस इज नॉन सेल्फ। अरे ये तो फॉरेन का दिख रहा है, इसको मारो, ये तो अपना है, इसको बचा लो। ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और आगे आपको समझ आएगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। फिर आता है मेमोरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एक बैक्टीरिया अंदर गया, बॉडी ने जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए, बॉडी ने उसको मार दी, AK-47 बना के बैक्टीरिया को मार दिया। अब उसको सेव करके रख लिया गया है। आगे इन फ्यूचर 10 साल 20 साल 30 साल मरने तक 50 साल बाद भी दोबारा सेम बैक्टीरिया अगर आता है तो बॉडी याद कर लेगी, अरे वाह ऐसा वाला तो है मेरे पास, ऐसा वाला बंदूक मेरे पास सेव रखा है, निकालो उसको, फिर से दोबारा उसको यूज किया जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल मेमोरी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। तो 4 फीचर्स हमने सीखे हैं, आप रिकॉल करिए। सबसे पहला फीचर हमने सीखा स्पेसिफिसिटी, बहुत ही स्पेसिफिक है। दूसरा डाइवर्सिटी, एक लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। थर्ड हमने सीखा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ और फोर्थ मेमोरी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरे बोर्ड को आप रिकॉल करिए, क्या क्या सीखा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी व्हिच एक्वायर्स अडैप्ट, पर्सन अडैप्ट करता है, पर्सन जो है एक इंडिविजुअल जो है वो अडैप्ट करता है ड्यूरिंग द लाइफ, जैसे उसकी एज आगे बढ़ती है, जैसे उसको जो है आगे जाके नई नई चीजें मिलती हैं, वो अडैप्ट करता है, ठीक है। और इसका काम है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। फिर हमने फीचर्स देखे, 4 फीचर्स, ठीक है। अब तक ये क्लियर है? आप नहीं क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज नीचे आप कैप्शन में या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप खुद से पूछिए, टेक्स्ट बुक से पूछिए, हेल्प लीजिए, तभी जाके क्लियर होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए। आज क्लियर नहीं हुआ तो ये आपके साथ चलते रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, एक है एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, active, the term defines itself, always remember in biology the terms define itself, हर टर्म खुद को खुद से डिफाइन करता है। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये एक ऐसी इम्यूनिटी है, या आप यूं कह लीजिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ऐसा टाइप है जो एक्टिवली बॉडी प्रिपेयर कर देती है, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी हमेशा याद रखिए जब बनेगी जब बॉडी को कोई एंटीजन से साबिका हो, या फिर यूं कह लीजिए सामना हो। जब भी बॉडी में कोई एंटीजन जाएगा उसके अगेंस्ट में बॉडी फटाफट एक्टिवली जो इम्यूनिटी बनाएगी वो कहलाएगी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट आल्सो हैज 2 सब टाइप्स, एक है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बना? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये ऐसा सब टाइप है या ऐसा टाइप है जो बॉडी को नेचुरली एक्टिवली एक्वायर होता है। नेचुरली नेचर की तरफ से बॉडी एक्टिवली बनाती है, एक्वायर करती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल या फिर इसके एग्जांपल मैं लेती हूँ, आप देखेंगे तो एग्जांपल मीजल्स, यानी आपने सुना होगा, कहते हैं कि एक बारी अगर जो आपको बचपन में चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स या मीजल्स हो जाते हैं, तो आगे लाइफ लॉन्ग जो है आप उससे इम्यून हो जाते हैं, दोबारा आपको नहीं होगा।
बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो तो सेकंड अटैक होता है। इन जनरल दीज आर द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है। ऐसे ही सेम कोरोना का भी है, एक बार ये घर जाए कोरोना वायरस हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। देखिए बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं, ज्यादातर वायरसेस के केस में ही ऐसा होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका सबटाइप या सीरोटाइप एक होता है, यानी एक ही तरह के वो है। वो अगर बॉडी में गए तो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। और आपने पढ़ा है इससे पहले ही कि बॉडी में या इम्यूनिटी सिस्टम का जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका फीचर है कि वो मेमोरी रखती है, ठीक है। तो एक बार ही आपकी बॉडी में मीजल के वायरस गए, मीजल जो है छोटे वाले चिकन पॉक्स को कहते हैं, जर्मन मीजल इज रुबेला। अभी आपको याद होगा कि रुबेला कैंपेन चल रहा था, लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था, रुबेला का वैक्सीन, रुबेला का वैक्सीन। दीज आर द जर्मन मीजल्स, ठीक है। स्मॉल चिकन पॉक्स, रेड रैशेस वाला जो होता है, एक तरह का इरेक्टिव फीवर है जिसमें रैशेस आ जाते हैं। आगे आपको अगर डिजीज के पार्ट में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये एक तरह का रैशेस वाली बीमारी है जिसमें फीवर भी आता है, रेस्पिरेटरी बीमारी है, थोड़ा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी होते हैं। हाँ, तो आपकी बॉडी में मीजल्स के वायरस जाते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी में मीजल्स के वायरस गए, ठीक है। तो जैसे वायरस जाते हैं, वायरस एंटीजन का काम करते हैं। रिमेंबर, एंटीजन द पार्टिकल व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी सिस्टम। तो मीजल्स का वायरस बॉडी में गया, बॉडी फटाफट सब जगह अलार्म चले गया कि देखो भाई कोई तो आया, दुश्मन आया, दुश्मन आया, दुश्मन आया। अब उस वक्त अक्वायर्ड इम्यूनिटी पार्ट लेती है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है और उस मीजल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है या इम्यूनिटी बनाती है, ठीक है। इम्यूनिटी बनी, मीजल्स वायरस चले गए, वो इम्यूनिटी काम कर रही है, ठीक है। वो एंटीबॉडीज जो है बॉडी में सेफली रख दिए जाते हैं मेमोरी में, ताकि आगे आइंदा लाइफ में आगे चलकर इन फ्यूचर 10 इयर्स टू 20 इयर्स 30 इयर्स लेटर अगर दोबारा मीजल्स वायरस गए, सेम इंडिविजुअल जैसे जाएंगे तो बॉडी में दो तरह का अलार्म होगा। एक अलार्म तो होगा जो इम्यूनिटी को देगा, दूसरा अलार्म ये होगा टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, वी हैव ऑलरेडी बजूकास, वी ऑलरेडी हैव AK-47, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये इम्यूनिटी कैसे काम करती है? दिस इज द नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली आपकी बॉडी में जब भी हमला होगा कोई वायरस, बैक्टीरिया वगैरह का, तो नेचुरली बॉडी जो एंटीबॉडीज बना रही है इस वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो एक्टिव होती है, ठीक है। एक्टिव का पार्ट है एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हाट इज आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी? आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि कुछ चीज मतलब सिंथेटिक है, बनाया गया है लैब में या बाहर, जिसमें इंसान का काम आ गया है। आर्टिफिशियल का मतलब यही होता है ना। तो इंसान ने क्या किया है? इट इज अ रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। आपने सुने होंगे टीकाकरण, टीका लगाना, वैक्सीनेशन करना, सुना है या नहीं? सुने होंगे। देखिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आस पड़ोस में होंगे, आपने खुद वैक्सीन लिया होगा। बचपन से बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, टाइम पे दिए जाते हैं। तो ये वैक्सीन जो हैं ये इंसानों ने बनाए हैं। ये इंसानों का जो है दिमाग है कि देखो क्यों वेट करने का कि मीजल्स हो तो बॉडी एंटीबॉडी बनाए ताकि आगे लाइफ लॉन्ग ना हो। पहले ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि बॉडी जो है सारे बजूकास बना के रख ले। बजूका मीन्स समझ रहे हैं? बजूका मीन्स इन जनरल गन्स या फिर कोई भी ऐसी चीज को बोलते हैं जो मारने के काम आए। तो बॉडी जो है पहले से ही सारे प्रिपरेटिव वेपन्स बना के रख ले सारे बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट। तो लोगों ने जो है वैक्सीन बनाया। आपको याद होगा मैंने कल आपसे कहा था एक नाम याद रखने के लिए। अब रिमेम्बर करिए वो नाम क्या था?
चलिए मेरे दिमाग पे जोर दीजिए, आपने सोचना है कि वो नाम क्या है। मैंने कल आपसे कहा था, हाँ, तो वो नाम था एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर, द फर्स्ट पर्सन बिहाइंड द काउपॉक्स वैक्सीन। पहली काउपॉक्स वैक्सीन बनाने वाले पर्सन है एडवर्ड जेनर। ऐसे ही लोगों ने, साइंटिस्ट ने, या फिर यूं कह लीजिए कि इस फील्ड के जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने दिमाग लगाया, उन लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग पहले से ही हर इंडिविजुअल को, एक एक पर्सन को इतना कैपेबल बना देते हैं कि उनके पास पहले से इम्यूनिटी रहे। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आया। वैक्सीनेशन को हम लोग और डीपली पढ़ेंगे, आगे आपके चैप्टर में डिफाइन है। इन जनरल आपको इतना ही समझना है कि वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। वैक्सीनेशन का एक सिंपल लॉजिक ये था कि हर पर्सन को, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को इतना रिच कर देना, रिच मीन्स पैसे वाला रिच नहीं, इतना रिच कर देना या इतना वो कर देना, कैपेबल कर देना कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जाए, अगर उसकी बॉडी में पहले से प्रिपेयर बज़ूकास है या प्रिपेयर एंटीबॉडीज है जो उसको मार सके, तो उसके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आया और वैक्सीन बनी। इसके एग्जाम्पल है बीसीजी। याद करिए, बर्थ पे जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है लेफ्ट हैंड में। सब अपने अपने मार्क्स देख सकते हैं घर पे, यहाँ पर मार्क होता है लेफ्ट हैंड में। ठीक है, बीसीजी का टीका बर्थ के 72 आवर्स या 3 डेज 4 डेज 7 डेज तक में दिया जाता है, डिले भी होता है। बीसीजी बैसिलस कालने गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म है, वो आपने याद करना है। ठीक है, तो बीसीजी जो है ये एक तरह का वैक्सीन है जो इंडिविजुअल को, पर्सन्स को, आपको, मुझे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, टीबी से बचाता है। ठीक है, या माइकोबैक्टीरियम फैमिली के और दूसरे भी होते हैं बैक्टीरिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, आगे आप पढ़ेंगे और दूसरे। तो माइकोबैक्टीरियम से बचाता है बीसीजी। ये जो है, नहीं सॉरी बीसीजी जो है, सॉरी बीसीजी पोलियो वैक्सीन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बीसीजी क्या है, पोलियो के लिए दिया जाता है। सॉरी यहाँ बच्चों, बिल्कुल भी मेरे जहन से एकदम निकल गया था। बीसीजी पोलियो के अगेंस्ट होता है। ठीक है, पोलियो के अगेंस्ट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का हमने क्या देखे कि इसमें जो है पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को जो है वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन आपकी बॉडी में आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बना के रख देती है, ताकि आगे लाइफ में आपको वो सेम बीमारी से अगर अटैक हो तो आपके पास सेम इम्यूनिटी रहे। ठीक है, इसके एग्जांपल में बीसीजी याद कर लीजिए, पोलियो वैक्सीन है ये, पोलियो वैक्सीन। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो अक्वायर की जाती है आफ्टर द स्टिमुलेशन। ठीक है, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है एंटीजेंस के अगेंस्ट, तब एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है, तो जाहिर बात है अक्वायर्ड आएगा। ये कब अक्वायर्ड होता है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है बॉडी को रिसीव होती है। ठीक है, इट इज अक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज received by body cell। हाँ, तो it is acquired when ready-made antibody is received by body cell। ये कब होता है, जब एक इंडिविजुअल की बॉडी या एक पर्सन की बॉडी जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज को जो है रिसीव करती है।
आर्टिफिशियल, इसके दो सब टाइप्स के जैसे इसके भी दो सब टाइप्स है। तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये एक ऐसा सब टाइप है जिसमें नेचुरली बॉडी जो है एंटीबॉडीज रिसीव करती है, क्योंकि हमने अभी पैसिव इम्यूनिटी के डेफिनेशन में ही देखा, ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है। तो नेचुरली ऐसा कब होता है, आप थोड़ा सा सोचिए। हाँ, तो नेचुरली ऐसा होता है तब जब मदर, जिसके वुम में एक बेबी है, मदर के एंटीबॉडीज बेबी को प्लासेंटा के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं मैटरनल एंटीबॉडीज। आपको दिख रहा है बच्चों? हाँ, दिख रहा है। तो मैटरनल एंटीबॉडीज जो हैं, मैटरनल एंटीबॉडीज ये आते हैं प्लासेंटा के थ्रू। प्लासेंटा के थ्रू मैटरनल एंटीबॉडीज जो हैं बेबी को, फीटस को वुम में ही मिल जाते हैं, और फिर इनका असर कुछ दिनों तक होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ तक भी होता है। इसीलिए तो देखिए, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। बर्थ के 72 आवर्स में बीसीजी फॉर पोलियो, सॉरी बच्चों, बीसीजी फॉर पोलियो दिया जाता है, फिर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है, फिर 10th वीक में, 6th वीक में सबसे पहला उसको डीपीटी का डोज लगता है, 10th वीक में लगता है सेकेंड डोज डीपीटी। तो ऐसे आपने याद करना, वैक्सीनेशन चार्ट है, ये एक अलग चीज है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैटरनल एंटीबॉडीज जो प्लासेंटा के थ्रू बेबी को मिलते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि ये इतने ही दिन काम करेंगे, उसके बाद जो है आपको बचाना है वो बच्चे को या उस पर्सन को। अब कैसे भी आप बचाइए, या तो आप वैक्सीनेशन के थ्रू बचाइए, या जो है उसको वो बीमारी हो जाए और उसकी बॉडी खुद से बनाए, समझ रहे हैं? तो प्लासेंटा के थ्रू। और दूसरा एक रूट है जिससे उसको एंटीबॉडीज मिलते हैं, वो है ब्रेस्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम। ये जो कोलोस्ट्रम है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट एक्सप्रेसिव ब्रेस्ट मिल्क। पहला गाढ़ा वाला जो मिल्क आता है, येलोइश टाइप होता है, बहुत थिक मिल्क होता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थिक, उसके बाद थिन हो जाता है, येलोइश मिल्क, वो रिच होता है, इट इज वेरी रिच इन एंटीबॉडीज। ठीक है, मैटरनल एंटीबॉडीज में बहुत रिच होता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, वो आपने आगे बढ़ना है, मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, वो उसमें होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम से एंटीबॉडीज मिलते हैं, और दूसरा प्लासेंटा के थ्रू मिलती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये कैसे होती है या कैसे मिलती है? तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। जब भी आर्टिफिशियल की बात आई, जैसे यहाँ पर हमने आर्टिफिशियली देखा, मतलब जिसमें इंसान आ गए, ह्यूमंस का काम आ गया, तो इसमें क्या किया जाता है, हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस का यूज किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, हॉर्स में या दूसरे एनिमल्स में एंटीजेंस को डालकर एंटीबॉडीज बना देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं, एक घोड़ा है, उस घोड़े में एक बीमारी डाली जाती है ताकि घोड़े की बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाए, फिर उस एंटीबॉडीज को यूज किया जाता है। हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस जिसे कहते हैं, या फिर हॉर्स, घोड़े ज्यादा यूज होते हैं, दूसरे भी यूज होते हैं, गिनी पिग्स भी यूज होते हैं। ठीक है, और दूसरे जानवर भी यूज होते हैं, एनिमल्स यूज होते हैं, जिनमें जो है एंटीबॉडीज ही बनाई जाती है, और वो रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली लेके इंसान को डाला जाता है। समझ रहे हैं? तो वो टाइप है, कौन सा वाला टाइप है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड। समझ रहे हैं? ठीक, तो जल्दी से इस बोर्ड को रिकलेक्ट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे जा सकें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव
आर्टिफिशियल एग्जाम्पल याद रखिए, मीजल्स, बीसीजी फॉर पोलियो। आई एम सो सॉरी बच्चों, बीसीजी फॉर पोलियो। देन आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी के भी दो सब टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो मैटरनल होते हैं, मदर से बेबी को मिलने वाला मैटरनल, या जिसको कहते हैं फीटो प्लासेंटल रूट भी कहते हैं अच्छे टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो। मैटरनल एंटीबॉडीज जो प्लासेंटा के थ्रू मिलते हैं और कोलोस्ट्रम के थ्रू मिलते हैं, कोलोस्ट्रम, ठीक। फिर आर्टिफिशियली मैंने आपको बताया कि जिसमें जो है दूसरे एनिमल्स का यूज किया जाता है, पर इम्यूनाइज्ड बॉल्स, पिग्स वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? इतना अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेल्स ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इस चैप्टर का आगे का टॉपिक है सेल्स ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के टाइप्स हमने पढ़ लिया, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सब टाइप्स को क्लेरिफाई किया। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाकर रखते हैं या इम्यून सिस्टम में काम आते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट सेल हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल। ये दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनकी बेस पर या जिनके पिलर्स पे पूरा इम्यून सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये दो सेल्स को आपको एकदम अच्छी तरह से सीखना है, आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लिम्फोसाइट्स, अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर द WBCs। ल्यूको मींस व्हाइट, साइट माने सेल, तो व्हाइट सेल्स WBCs, उनके बहुत सारे टाइप्स हैं। पता नहीं आपको इस साल पढ़ा है या 11th में है, बट एक चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जिसमें ब्लड के बारे में बताया हुआ है। तो WBCs के टाइप्स होते हैं ग्रैन्युलर्स और एग्रैन्युलर्स। उसमें सब टाइप्स में एक टाइप आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये ही सब करता धरता है, करता धरता मींस सारी चीजें करने वाले लिम्फोसाइट्स, ठीक है। देखो जैसे कि ब्लड के दूसरे सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स जहां से डेवलप होते हैं या जहां से पैदा होते हैं, जहां से उनका बर्थ होता है, वहीं से लिम्फोसाइट्स का भी बर्थ होता है। दे अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल्स। यू रिमेंबर स्टेम सेल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टोटिपोटेंसी। आपको याद होगा दो तरह की प्लुरिपोटेंसी एंड टोटिपोटेंसी आपने पढ़े हैं इन 11th क्लास। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो में और ज्यादा जो है लिम्फोसाइट्स पूरे तरीके से बनते हैं। देखो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कास्केड इवेंट्स होते हैं, मतलब देखा जाए तो एक तरह का साइकिल है जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है इवेंट्स होते हैं और एक पूरा मैच्योर लिम्फोसाइट बनता है या फिर मैच्योर आरबीसी बनता है या डब्ल्यूबीसी बनते हैं। जो भी ब्लड सेल्स होते हैं एक इवेंट्स होते हैं, पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा, फिर जाके फुल्ली आरबीसी रेटिकुलोसाइट बनेगा, फिर आरबीसी बनेगी। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वैसे ही लिम्फोसाइट्स का भी बोन में स्टेम सेल्स जो होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है लिम्फोसाइट्स बनाने की, बोन मैरो में वो डिफरेंशिएट होते हैं। बोन मैरो इज व्हाट? जो लॉन्ग बोन्स हैं, सारी बोन्स नहीं, सिर्फ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन सी हैं? आपकी फीमर, टिबिया फिब्यूला, दिस इज व्हाट? ह्यूमरस, रेडियस अल्लम, ये लॉन्ग बोन्स हैं। तो लॉन्ग बोन्स के जो बोन मैरो होते हैं या गूदा होता है, हड्डी में से झटक के खाते हैं ना, चलिए भी नली में से झटक के खाया जाता है, दैट इज व्हाट? बोन मैरो। वो बोन मैरो जो है डिफरेंशिएट होता है और लिम्फोसाइट बनाता है। लिम्फोसाइट्स जो बच्चे लिम्फोसाइट होते हैं, छोटे छोटे लिम्फोसाइट्स, न्यूबीज, न्यूबॉर्न्स, ये फिर आगे और बड़े होते हैं और अच्छे मैच्योर होते हैं। तो दो जगह होते हैं, दो इंपॉर्टेंट साइट्स होती है जहां वो मैच्योर होते हैं। एक साइड होती है बर्सल और एक होती है थाइमस।
देखो थाइमस इजी है, थाइमस ग्लैंड होता है यहाँ पर, अडल्ट्स में नहीं होता है, न्यूबॉर्न्स में होता है। अडल्ट होता का वो जो है डिजनरेट हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड होता है, हमें भी है थाइमस ग्लैंड, लेकिन डिजनरेटिव पार्ट है, एकदम पूरा ग्लैंड नहीं। तो उस थाइमस में जाके लिम्फोसाइट्स जब मैच्योर होता है तो वो कहलाता है टी लिम्फोसाइट्स। थाइमस का टी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स का वो पार्ट या वो वाले लिम्फोसाइट्स जो बरसात में जाके जो है मैच्योर होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू में जाके मैच्योर होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू जैसे टॉन्सिल्स, जैसे पेयर्स पैचेस गट में होते हैं। इंटेस्टाइन्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको पेयर्स पैचेस बोलते हैं। ये जब आप आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां पर जो लिम्फोसाइट्स जाके मैच्योर होते हैं उन्हें कहा जाता है बर्सल लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट। बी पता नहीं आपने दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बी लिम्फोसाइट्स। तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये वर्सा में जाके मैच्योर होते हैं। वर्सा यानी लिम्फोइड टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो लिम्फ, हमारी बॉडी में एक लिम्फ का सर्कुलेशन होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक होता है लिम्फ। जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जैसे कि टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेस हैं, स्प्लीन का कुछ पार्ट है, गट का कुछ पार्ट है, वहां पर लिम्फोसाइट्स जो जाके मैच्योर होते हैं वो कहलाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और जो थाइमस ग्लैंड में होते हैं उन्हें कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स ही जो हैं मेन पिलर्स हैं इम्यूनिटी सिस्टम के। समझ रहे हैं आप? सेल्स ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम में आपने दो इंपॉर्टेंट सेल्स पढ़ना है, एक है लिम्फोसाइट्स, एक एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल। अभी हम लोग लिम्फोसाइट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? फिर देखिए ये जो बी लिम्फोसाइट्स होता है, ये बी लिम्फोसाइट्स जो लिम्फोइड टिश्यू में मैच्योर होता है, ये जो इम्यूनिटी बनाता है उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। Should I write here? ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी जो है ये बी लिम्फोसाइट बनाता है। और थाइमस या थाइमस से मैच्योर होने वाले जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है? इसको आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। आपको ये क्लियर है बच्चों? हाँ ठीक है। अब हम लोग जो है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स काम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? लिम्फोसाइट तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो है एंटीजन के अगेंस्ट कैसे काम करता है ये हमने पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपकी बॉडी में, एक इंडिविजुअल की बॉडी में, एक पर्सन की बॉडी में कोई एंटीजन जाता है। एंटीजन रिकॉल करिए, क्या है एंटीजन? एंटीजन कोई भी ऐसी फॉरेन सब्सटेंस जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके, ठीक है? जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाएगा तो बॉडी में अलार्म्स होंगे, ठीक है? स्टिमुलेशन मिला है तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आएगा ना।
तो वो रेस्पॉन्स में बॉडी टी लिम्फोसाइट्स को सबसे पहला सिग्नल भेजती है। समझ गए? जैसे ही टी लिम्फोसाइट्स को सिग्नल मिलता है, टी लिम्फोसाइट्स अपने लेवल पे काम करना शुरू करती है। टी लिम्फोसाइट फर्दर 4 क्लासेस में काम करती है, या इसके 4 सब टाइप्स के सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। वो आपको याद करना है। टी हेल्पर सेल होता है, ठीक है। फिर टी किलर सेल होता है, टी सप्रेसर सेल होता है, और टी मेमोरी सेल होता है। आपकी बॉडी में एक एंटीजन गया और जाते साथ जो है सारी बॉडी में अलार्म हो गए, सबको एक्टिवेट कर दिया गया। देखो दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। सबसे पहला सिग्नल गया लिम्फोसाइट्स के पास। अब लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, जैसे ही इनको सिग्नल मिलता है ये अपने फर्दर सब क्लास को जो है सिग्नल देते हैं। तो सबसे पहला टी लिम्फोसाइट जो है अपने जैसे क्लोन्स बनाता है। क्लोन्स का वर्ड यूज हुआ है बच्चों, क्लोन्स। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब डिक्शनरी मीनिंग, सोचिए थोड़ा सा। क्लोन का डिक्शनरी मीनिंग होता है जेरॉक्स कॉपी। तो टी लिम्फोसाइट अपने जैसे जेरॉक्स बनाता है। ये जेरॉक्स कॉपीज हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती है। बहुत सारे क्लोन्स बनाता है, उनमें से कुछ लोग जो है हेल्प करने लगते हैं। अब टी हेल्पर सेल एज नेम सजेस्ट, टर्म खुद को डिफाइन कर रहा है, हेल्प करने वाला सेल। ये क्या करता है, ये आगे जाके और लोगों को जगाता है। जैसे बॉर्डर पे दुश्मन आए, एलओसी पर दुश्मन आए तो अलार्म हो गया कि आर्मी को जगा दिया जाए। हो सकता है दुश्मन बहुत बड़ा है, सिर्फ आर्मी से काम नहीं चले, अपने को एयरफोर्स की भी जरूरत है, तो एयरफोर्स को बुलाना पड़ेगा कि नहीं, नेवी को बुलाना पड़ेगा ना। सेम हेल्पर सेल क्या करता है, आगे और दूसरे सेल्स को भी एक्टिवेट करता है कि भाई तुम आओ, मदद के लिए आओ। तो वो कौन से सेल है, वो है मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट्स। आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं? बी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि ये भी हेल्पिंग होते हैं। तो हेल्पर सेल क्या करता है, फटाफट से जो है आगे और लोगों को एक्टिवेट करता है, भाई आगे जरूरत पड़ सकती है, तैयार हो। क्या? मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट्स। फिर हेल्प करने के साथ दूसरे क्लास के जो सेल होते हैं टी किलर सेल, नाम से ही किलर, इनका काम है बस मारना। इनको साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं। साइटो मींस सेल और टॉक्सिक जहरीले। साइटोटॉक्सिक सेल ये मारना चालू कर देते हैं। जैसे मीजल्स का वायरस आया है तो मीजल्स के वायरस को उड़ाना शुरू कर दो। फिर सप्रेसर सेल का क्या काम? तो सप्रेसर सेल ये पूरे इम्यून सिस्टम को एक साथ सप्रेस करने का काम करता है। अब सप्रेस की क्या जरूरत है? देखिए पता चला जो है किलर सेल इतने जोश में आ गए कि मारना ही शुरू कर दिया, बस मार रहे मार रहे मार। तो सेल को नॉन सेल पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा? उस वक्त सप्रेसर सेल हेल्प करता है, टी सप्रेसर। और टी सेल जो मेमोरी के होते हैं उनका काम है कि जो भी हेल्प के लिए एंटीबॉडीज बने उनको दिमाग में रख लेना, उनको मेमोरी में याद करके रख लेना, ताकि आगे फ्यूचर में जब दोबारा सेम बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन आए तो हमने दोबारा से वही यूज करना। ठीक है, आपको मैंने बताया कि आपकी बॉडी में एक एंटीजन गया है, एक दुश्मन गया है, तो इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं लिम्फोसाइट्स हैं वो कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहले सिग्नल टी लिम्फोसाइट के पास आएगा, वो अपने जैसे क्लोन्स बनाएंगे और वो क्लोन्स ऐसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले टी हेल्पर सेल हेल्प मांगेगा मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट से। किलर सेल किलिंग का काम है। ये समुराई पता है, समुराई पीछे से चाकू तलवार निकाल के काटने का काम करते हैं, ये वो है। तो सप्रेसर सेल है, मेमोरी सेल। तो ये कलेक्टिवली आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ रहा है आपको? तो यहाँ तक आपका क्लियर है। हमने जो है आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, फटाफट रिकॉल करिए। आज हमने पढ़ा अक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स,
एक्टिव एंड पैसिव। फिर उनके सब टाइप्स आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ द सेल, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो। तो आपको ये सारी चीजें रिकॉल करनी है। आपको इस पूरे बीच में कहीं भी ये चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी ऐसे क्वेश्चन लगता है तो प्लीज उसको पूछिए, और जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करिए। अपने आप से क्वेश्चंस पूछते रहिए, कीप आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस, ठीक है, तभी आपका दिमाग काम करेगा। से घर पे लॉकडाउन में सोए नहीं रह जाइए, प्लीज अपने ब्रेन का यूज करिए, ठीक है। तो ये आपसे क्लियर है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स का पार्ट बचता है वो हम आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी का आपको समझाना, नहीं समझा है तो कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नीचे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। और प्लीज पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़िए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।